नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्यपाल। ओके, इसके पहले हम कवर कर चुके हैं केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में हम लोग कवर कर चुके हैं संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, और जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था वो था सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये हम कवर कर चुके हैं। तो आज से हम राज्य सरकार के रिगार्डिंग जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी विभाग है, उनको कवर करते जाएंगे। तो उसकी सीरीज में आज का हमारा पहला लेक्चर रहेगा राज्यपाल। ओके, तो शुरू करने से पहले इसके रिगार्डिंग जो भी पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, वो हम देखेंगे। तो कुछ जान लेते हैं राज्यपाल के पद के बारे में। ओके, तो राज्यपाल का जो पद है वो संविधान के भाग 6 में आता है। कौन सा भाग 6 में? भाग 6 में अ, राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। भाग 6 में मेनली जो बताया गया है वो राज्य सरकार से संबंधित है। और जो राज्यपाल का जो पद बताया, राज्यपाल के पद से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स बताए गए हैं, जो भी अनुच्छेद बताए गए हैं, वो आते हैं संविधान के आर्टिकल 153 टू 167। ओके, इनके बाद इन आर्टिकल के बीच में 153 से 167 के बीच में राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल अनुच्छेद हैं, उसके कार्यों, उसके पद के बारे में, उसके जो भी पावर्स हैं, मंत्रिपरिषद का गठन, जो भी चीजें हैं, वो सब इस आर्टिकल के बीच में बताई गई हैं। अब देखो, राज्यपाल जो होता है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख। ओके, अब राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होने के नाते जो इसकी जो पावर रहती है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो भी रहते हैं राज्यों में, ओके, उनको लागू करने की होती है। जैसे कोई भी विधेयक हो गया उसको पास करने की, और वो सब इसी के नाम पे वो सारे काम किए जाते हैं। जैसे हमने देखा केंद्र में, केंद्र सरकार के जो भी कार्यकारी काम है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। बट वैसे ही राज्य में जो भी कार्यकारी काम है वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। ओके, तो ये कार्यकारी प्रमुख होता है, यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी बोल सकते हो आप इन्हें। फिर इसके अलावा जो राज्य की कार्यपालिका है, जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। ओके, जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो उसमें देखो, हमने पहले देख लिया है गवर्नर शामिल होते हैं, जिन्हें हम राज्यपाल भी बोलते हैं। ओके, गवर्नर हो गए, देन सीएम हो गए, चीफ मिनिस्टर, देन मंत्रिपरिषद हो गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड एक और पद है, ये है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो वर्ड होता है वो केंद्र के लिए होता है, महान्यायवादी। ओके, जैसे हम अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, ये केंद्र में स्थापित होता है। और जो राज्य में स्थापित होता है इसे हम एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल। आप इसे बोल सकते हो महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ओके, ये राज्य की कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, इन सबसे मिलकर राज्य की कार्यपालिका मिलती है, बनती है। ओके, तो देखते हैं इसके रिगार्डिंग किस तरह के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल्स हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड। ये कुछ मेन मेन आर्टिकल हमने यहाँ पर लिस्टेड किए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, देखो 151, ये लेखा परीक्षा की रिपोर्ट। देखो, जो लेखा परीक्षा की रिपोर्ट देता है, लेखा परीक्षा जो केंद्र राज्य में लेखा परीक्षा कौन करता है? ये करता है आपका ऑडिटर, ऑडिटर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये रिपोर्ट है राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएंगी। राज्य का जो राज्यपाल होगा वो प्रस्तुत करेगा और फिर उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ओके, एक तो ये हो गया। तो फिर 151 के 152 तक क्या रहता है? लेखा परीक्षा रहता है, नियंत्रण लेखा परीक्षा के बारे में बताया गया। उसके बाद जो मेन आर्टिकल स्टार्ट होता है राज्य के रिगार्डिंग, वो होते हैं आर्टिकल 53 से। यहाँ से राज्य सरकार शुरू होती है। ओके, तो राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 53, देन 54 उसकी कार्यपालिका शक्ति के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, उसकी पदावधि कितनी होगी, और उसके लिए योग्यता है, पद की शर्त है, शपथ या प्रतिज्ञान। देखो, अब आर्टिकल 159 शपथ या प्रतिज्ञान बोलता है। हमने देखा था
संविधान में सिर्फ 3 लोगों के लिए शपथ का प्रावधान किया गया है। बाकी सबकी जो शपथ है वो किस में दी गई है? वो दी गई है स्केड्यूल 3 में। ओके, स्केड्यूल 3 में बाकी सबके लिए शपथ दी गई है, लेकिन 3 लोग हैं जिनके लिए शपथ संविधान में दी गई है। तो कौन है? हमने पहले भी देखा था, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ये जो पद है इनके लिए संविधान में ही शपथ का प्रावधान किया गया है। बाकी जो शपथ है इनके अलावा जो भी शपथ लेते हैं मंत्री परिषद, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वो सब स्केड्यूल 3 के अनुसार, स्केड्यूल जो अनुसूची 3 है उसमें उनकी शपथ के बारे में बताया गया है। फिर 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपालों के कृत्यों का निर्वहन, यानी जो इमरजेंसी ज्यादा थी, और क्षमा आदि दंडादेश की नियंत्रित करने की शक्ति। ये हमने राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ा था। राज्यपाल को सहायता और शरद देने के लिए मंत्री परिषद होगी। 163 जो मंत्री परिषद की आपकी बात करता है, यही मंत्री परिषद का गठन करता है। ओके, इसमें बताया गया है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? उस मंत्री परिषद का मुखिया होगा वो है मुख्यमंत्री। 163 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देन फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। ओके, फिर राज्य के लिए महाधिवक्ता, जो कि हमने अभी देखा था। 165 जो कि कौन है? एडवोकेट जनरल है। ओके, महाधिवक्ता जो कि केंद्र राज्य सरकार का विधि का प्रमुख होता है, यानी जो भी केसेस राज्य सरकार की तरफ से लड़े जाएंगे वो यही लड़ेगा। ओके, देन राज्य सरकार के कार्यों का संचालन, देन राज्यपाल आदि को सूचना संबंधी देने में मुख्यमंत्री कर्तव्य। फिर विधानमंडल का गठन, आर्टिकल 168 से विधान परिषद की संरचना। फिर राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विधेयक पर अनुमति, आर्टिकल 200। देन वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा 202। ओके, तो इस तरह से 213 ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो हम बोलते हैं ना ऑर्डिनेंस, जिसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि होती है 6 मंथ्स। ओके, और जब फर्स्ट अधिवेशन और जब सत्र बैठ जाए उसके 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप एक बार देख लीजिएगा। और ये आर्टिकल 243 आई जो कि वित्त आयोग का गठन करता है, किसके लिए? राज्य के लिए, पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए। ओके, पंचायतों के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो छत्तीसगढ़ राज्यपाल और कार्यकाल की जानकारी। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम जो राज्यपाल थे वो दिनेश नंदन सहाय थे। ओके, ये आईपीएस भी रह चुके थे इससे पहले। ये बिहार में डीजीपी के पद पर तैनात थे, उसके बाद इनका रिटायरमेंट हो गया था। और दिनेश नंदन सहाय ये पहले राज्यपाल बने छत्तीसगढ़ के 2000 से 2003। देन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ 2003 से 2007। ये त्रिपुरा में भी रह चुके थे, त्रिपुरा में पोस्टेड थे इससे पहले वो। ओके, देन ये डीजीपी थे, बिहार डीजीपी, अगर कभी पूछ लेता है। ओके, इससे हो गया। देन श्री ESN नरसिम्हन 2007 से 2010 तीसरे। देन श्री शेखर दत्त SN सेवा मेडल। ओके, देन 2010 से 2014 श्री राम नरेश यादव 2014 से, इनकी अभी डेथ हो चुकी है। ये जो राज्यपाल रह चुके हैं, MP के भी राज्यपाल रह चुके हैं। ओके, राम नरेश यादव। श्री बलराम जी दास टंडन 2014 से 2018। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात की CM भी रह चुकी थी इससे पहले। ओके, गुजरात की CM भी रह चुकी थी 2018 से 2019। देन मिस अनुसुईया उइके 19 से 23। देन श्री विष्णुभूषण हरिचंदन 23-24। और अभी जो करंट आपके वो है श्री रामेन डेका जो कि 2024 में बने थे 31 जुलाई, और अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं अपना। ओके, तो देखो अगर ये आता है कि पहली महिला राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, ये फर्स्ट महिला राज्यपाल हैं छत्तीसगढ़ की, पहली महिला राज्यपाल, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और इससे पहले गुजरात की CM भी रह चुकी हैं। और मिस अनुसुईया उइके ये सेकंड राज्यपाल, सेकंड फीमेल गवर्नर। ओके, और अगर बात आती है कि सबसे लंबे टाइम तक कौन राज्यपाल रहा है,
तो आप देख लीजिए, मैंने इसमें इनका टेन्योर भी डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं सबसे लंबे टाइम तक कौन रहा है। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? हम अभी देख चुके हैं, राज्यपाल होता है। अब ये किस में देख दिया गया है? जो आर्टिकल है, आर्टिकल 154 का सेक्शन क्लॉज 1 बोलता है कि जो राज्य की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर रहेंगी, ठीक है, राज्य की जो भी कार्यकारी शक्तियां रहेंगी वो किस में नहीं रहेंगी? वो गवर्नर में, राज्यपाल में, ओके, नियत होंगे। देन किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? 155 के तहत होती है। ओके, देखो अगर आप यहाँ देखोगे आर्टिकल 155 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो इससे पहले क्या था, जब संविधान बना था कि राज्य का जो राज्यपाल है, एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। ओके, वन स्टेट एंड वन गवर्नर। ओके, ये बात चलती है जब जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 7th संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956, जिसमें आपको पता होगा राज्य पुनर्गठन आयोग भी उसमें बहुत सारे राज्य बने थे। ओके, 1956 में। तो उसमें ऐसा बोला गया था कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल उसे नियुक्त किया जा सकता है। ओके, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में ये बात बोली गई थी। तो अगर ये पूछा जाता है आपसे तो आप बोल सकते हो कि ये संविधान में नहीं था, बाद में से जुगाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा? शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। देखो तीसरे का हम आंसर देखते हैं। तो देखो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल, हमने देखा शपथ लेगा। और उसको शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में नहीं, ये हमने अभी देखा था 3री अनुसूची में नहीं है, वो संविधान में दिया गया है उसका। ओके, शपथ का प्रारूप। ओके, देन फिर आता है राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा? बिल्कुल। ओके, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। बिल्कुल, 159 में उसके शपथ या प्रतिज्ञान की वो दी गई है। तो आर्टिकल 159 है शपथ प्रतिज्ञान। ओके, तो आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 156 में बनने की राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करेगा। इसे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कौन सा निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं? तो किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व हटाया नहीं जा सकता। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो देखो आर्टिकल 156 बोलता है, आर्टिकल 156 का जो क्लॉज 1 बोलता है वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट उसे कभी भी हटा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 वर्ष की अवधि के बाद ही हटाया जा सकता है, उसे 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। ओके, 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। लेकिन ये हटाने का जो काम प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ये किसके ऊपर करेगा? हमने देखा प्रेसिडेंट जो भी काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ओके, जो भी मंत्रिपरिषद है, ठीक है, तो 5 वर्ष से पहले वो हटा नहीं सकता है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है कि पूर्व से हटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल हटाया जा सकता है। और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि होने के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता, ये नहीं गलत है, बिल्कुल बना रह सकता है 5 वर्ष के बाद। ये आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल 156 का क्लॉज 3 देखोगे, वो पद पर जब तक बना रहेगा, पद पर जब तक कि उसका सक्सेसर, उसका उत्तराधिकारी उस पद पर नहीं आ जाए। ओके, उसका उत्तराधिकारी नहीं आए, जब तक दूसरा राज्यपाल उस पद पर ना बैठ जाए। ओके,
तो 5 साल की अवधि के बाद भी वो पद पर बना रह सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों ही सही नहीं। नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बिल्कुल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मोहर लगे आज्ञा पत्र के आधार पर होती है। मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से, क्योंकि राज्यपाल को कोई चुना नहीं जाता है। ओके, माध्यम से होती है। तो उसको केंद्र सरकार मनोनीत करती है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राष्ट्रपति के, क्योंकि वो रहता तो राज्य में है, लेकिन वो केंद्र का प्रतिनिधि भी होता है एक तरह से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखो, सही बताना है राज्यपाल के बारे में। पहला है, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत, हमने अभी देखा किया जा सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, ये भारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं, ये प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि इनको शपथ जो दिलाता है, शपथ दिलाने का काम किसका है? वो गवर्नर का है, वो राज्यपाल का है। राज्यपाल ये काम करता है। ओके, शपथ दिलाने। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई प्रक्रिया अधिकृत नहीं है, और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुत बहुमत के समर्थन के आधार पर की जाती है। देखो, जो उपराज्यपाल जैसा कोई भी पद नहीं बनाया गया है, और चीज सही होगा, क्योंकि राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया नहीं निर्धारित की गई है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। और विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत। उपराज्यपाल बोल सकते हैं वहां पे, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं वहां, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब देखो, जो नियुक्ति होती है, उनकी नियुक्ति लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, ठीक है, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। तो अगर आप देखोगे, अभी हमारे पास कितनी यूटीज है? अभी हमारे पास ऐसी यूटीज जिनके पास अपनी खुद की विधानसभा है। क्या है? विधानसभा, क्योंकि विधानसभा होगी जब तो सीएम चुना जाएगा ना। तो कौन सी है? फर्स्ट है दिल्ली, देन पुडुचेरी, ओके, और नई अभी बनी है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं और नए सीएम चुने गए। तो इन सब में जो भी सीएम की नियुक्ति है वो कौन करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट। ओके, लेकिन वहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे प्रेसिडेंट की ओर से, वो कौन संभालते हैं? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उनको। आप राज्यपाल ही बोल सकते हो। ओके, ये वहाँ का आप बोल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख रहता है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां? देखो, विवेकाधीन शक्तियां वो होती हैं जिनके लिए उसे मंत्री परिषद की ओर देखना नहीं पड़ता, ठीक है, मंत्री परिषद की ओर नहीं देखना पड़ता, वो अपने विवेक से उनका निर्णय ले सकता है, वो उन शक्तियों का वो प्रयोग कर सकता है बिना किसी की सहायता के। तो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजा, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। देखो, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए जो नियम बनाएगा वो तो विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये मंत्री परिषद की सलाह पर ही बनाएगा, और मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताइए। तो इसका आंसर होगा, देखो, आर्टिकल 200। ओके, 200। तो 200 क्या बोलता है कि वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है जब उसे लगता है कि जो वो विधेयक है वो प्रस्तुति के लिए राष्ट्रपति की कोई भी जब विधेयक है उसकी स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ओके, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और या फिर कोई भी ऐसा विधेयक उन्होंने बनाया है जो कि विधेयक पहले से मौजूद है, समान उपबंध है, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है।
और ऐसा अधिनियम जब वो उसे लगे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना ये अवैध हो जाएगा, तो वो ऐसे अधिनियम को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। ओके, और ये जो शक्ति है ये उसकी विवेकाधीन शक्तियों में से आती है। ओके, ये उसकी विवेकाधीन शक्तियों में से आती है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ओके, तो वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, बिल्कुल ये तो सत्य है। देन वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो सत्य तो ये भी नहीं है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां राज्य के उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है, वो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता। तो वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ये सत्य नहीं। देखो, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्युदंड को क्षमा करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ किसी प्रेसिडेंट को है, वो राष्ट्रपति को है। ओके, जब हम आर्टिकल 72 पढ़ रहे थे उसमें ये दिया गया था, हमने ये आर्टिकल 72 में पढ़ा था। ओके, कि मृत्युदंड को क्षमा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन जो मृत्युदंड है उसको पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। ठीक है, स्थगित कर सकता है मृत्युदंड को, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि इस बार इसको फिर से विचार किया जाए इस पर, या फिर उसको स्थगित कर सकता है मृत्युदंड को, लेकिन उसे क्षमा नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए उसे स्थगित कर सकता है। ये जो क्षमा करने की शक्ति है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। बाकी सारी जो भी शक्तियां हैं सेम है, प्रेसिडेंट जैसी है, सिर्फ इसको छोड़ के। हमने देखा था जैसे प्रेविलंबन हो गया, ओके, प्रेविलंबन हो गया, देन विराम हो गया, विराम लगा देना कुछ टाइम के लिए, देन परिहार कर देना, ओके, उसका लघुकरण कर देना। तो ये सारे में उसकी जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण आर दिया गया है। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चुनाव करना है। कथन ही क्या बोलता है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अब यहाँ पर बोला है किसी भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य हो। क्यों? कारण है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। देखो, बात तो सही है कि राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को कोई असंवैधानिक कृत्य तो वहां पर पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल ये तो सही दिख रहा है हमें। लेकिन हमने देखा था कि उनके ऊपर किसी भी कार्य के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, तो ये तो गलत ही हो गया कथन एक। तो पहले तो हम देखते लगते हैं कि कथन ये तो गलत हो और आप सही लग रहा है हमें, तो एक गलत है और आप सही है। अब ये गलत क्यों है? हमने इससे पहले राष्ट्रपति जब हम पढ़ रहे थे तो आर्टिकल 361 पढ़ा था हमने, बताओ पढ़ा था कि नहीं? आर्टिकल 361 का क्लॉज 4 क्या बोलता है कि उन पे उनके द्वारा किए गए व्यक्तिगत रूप से जो भी आपराधिक कृत्य है, ओके, उनके कार्यकाल में जो भी आपराधिक कृत्य उन्होंने किए हैं व्यक्तिगत रूप से, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ओके, आपराधिक कृत्य पर, यानी कोई भी आपराधिक कृत्य पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिविल मुकदमा उन पर दाखिल किया जा सकता है। ओके, सिविल मुकदमा उन पर चालू किया जा सकता है। और ये सिविल मुकदमा कब चालू किया जा सकता है? ये 2 महीने का उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, 2 महीने का पूर्व सूचना देकर या फिर नोटिस देकर चालू किया जा सकता है। ओके, सिविल मुकदमा तो किसी भी कार्य के लिए नहीं, सिविल मुकदमा चालू किया जा सकता है 2 महीने की पूर्व सूचना देकर, लेकिन आपराधिक कृत्य का कोई मुकदमा उन पर दायर नहीं किया जा सकता उनके कार्यकाल के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। सेकंड, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो आर्टिकल सी, बिल्कुल हमने देखा, कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी आपराधिक कार्रवाई, लेकिन सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखो, किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू। ये उस टाइम जो संयुक्त प्रांत था, जो कि आज का यूपी है, वहाँ की
संयुक्त प्रांत की राज्यपाल थी, आज वो उसे यूपी बोल सकते हैं। ये वहाँ पे पोस्टेड हुई 15 अगस्त को, जब भारत आजाद हुआ 1947 को। और वहाँ से 2 मार्च 1949 तक ये वहाँ पर पोस्टेड है। ओके, सरोजिनी नायडू। देन भारत के ये राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो देखो, अभियोग किसके विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाया जा सकता है, भारत के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। देखो, तीनों के विरुद्ध चलाया जा सकता है। इसमें चलाया जा सकता है, ये संसद में चलाया जा सकता है। लेकिन जो भारत का राज्यपाल है उसके विरुद्ध ऐसी कोई प्रक्रिया दी नहीं गई है कि उसके विरुद्ध आप संसद में कोई बिल पारित करो और फिर उसे बहुमत से वो करो, पास करो। तो इसको पदच्युत किया जा सकता है सीधा, ठीक है, इसे सीधा पदच्युत किया जा सकता है अपने पद से, अगर ये पालन नहीं करता है अपने कर्तव्यों का या असंवैधानिक कोई कृत्य करता है। तो ऐसा कोई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं दिया गया, इसे सीधा पदच्युत किया जा सकता है। ओके, तो आज हमने गवर्नर पढ़ा, तो गवर्नर में आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो अभी हमारा राज्य सरकार स्टार्ट हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मंत्री परिषद, राज्य की विधानमंडल, राज्य विधानसभा हम देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, जो भी उसकी प्रक्रिया है, वो हम देखेंगे। ओके, विस्तार से समझेंगे। और जो भी PYQs आए और MCQs वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए दक्षिण कौशल IAS के साथ। अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ओके, और इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आ रहे हैं आपको लेक्चर तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।